हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। और आज हम पढ़ रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया का थर्ड फेज, जो कि 1935 से 1947 तक चला। और इसमें हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन तक पिछले क्लास में देख लिया था। आज फोर्थ नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। आप ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर जाके देखें। काफ़ी अच्छे से मैंने डिस्कस किया हुआ और काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट की क्लैरिटी भी आपको होगी। साथ ही साथ एनसीईआरटी के एमसीक्यू सीरीज में हमने एंशिएंट और मेडिवल को कंप्लीट कर लिया है। घटना चक्र के भी वीडियोस है प्रीवियस ईयर के। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, और एनसीईआरटी तो अपने आप में ही काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स होता है, तो इसका तो हम कोई बात ही नहीं कर सकते, इसका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। तो बिल्कुल एनसीईआरटी को तो बिल्कुल पढ़ें। यहाँ से एमसीक्यू करने के बाद आप बुक जाके पढ़ें, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा आपने कितना कुछ अचीव किया है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर करती हूँ। तो अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है बिल्कुल पढ़ सकते हैं वहाँ से, और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर द नेशनल प्लानिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द जवाहरलाल नेहरू वॉज सेटअप। तो कौन सी ईयर में नेशनल प्लानिंग कमेटी जो सेटअप होता है जवाहरलाल नेहरू के इसमें चेयरमैनशिप में हमें बताना है, तो वो ईयर होता है 1938। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का फॉर्मेशन होता है और उसके चेयरमैन कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। और उसी टाइम पे कौन होते हैं? जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं आईएनसी के। आईएनसी का हरिपुरा सेशन के प्रेसिडेंट होते हैं सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट त्रिपुरी सेशन में भी आईएनसी के प्रेसिडेंट होते हैं, उनको चुन लिया जाता है प्रेसिडेंट के रूप में, किनको? सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन क्या होता है कि जो महात्मा गांधी होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंटशिप लीड करें, और इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते हैं? रिजाइन कर देते हैं और उनकी जगह पे आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को पता होगा। एनपीसी अपॉइंटेड सेवरल सब कमिटीज टू स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। तो एनपीसी क्या करती है? अपॉइंट करती है बहुत सारी सब कमिटीज को क्या करने के लिए? स्टडी करने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी के डिफरेंट एस्पेक्ट को पढ़ने के लिए बहुत सारी सब कमेटी का नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट जो चलता है 1940 में, उसके पहले सत्याग्रही कौन होते हैं ये हमें बताना है। तो उसके पहले सत्याग्रही होते हैं आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जो होते हैं वो इंडिविजुअल सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही होते हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह जो होते हैं वो लॉन्च किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में आपको पता है अगस्त ऑफर आता है, और अगस्त ऑफर के जो भी ओपिनियंस होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं क्योंकि वो डोमिनियन स्टेटस की मांग करती है। और अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। ठीक है, और थ्रू दिस मूवमेंट गांधी वांटेड टू अफर्म द राइट टू फ्री स्पीच। और गांधी जी क्या चाहते हैं? राइट टू फ्री स्पीच चाहते हैं। सेकंड सत्याग्रही होते हैं जवाहरलाल नेहरू। थर्ड सत्याग्रही होते हैं ब्रह्मदत्त। ये सारी चीजें आपको पता होंगी। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह के रिगार्डिंग हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट एक्चुअली हमें बताना है यहाँ पे। तो पहला है इट वॉज लॉन्च ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। Through this movement, Gandhiji was used to the opportunity of Second World War for snatching the independence. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला स्टेटमेंट इट वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नहीं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो 1930 में ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। थ्रू दिस मूवमेंट गांधी जी, और जबकि ये इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में स्टार्ट हुआ था, तो इसके बहुत टाइम बाद स्टार्ट हुआ था इंडिविजुअल सत्याग्रह। थ्रू दिस मूवमेंट गांधी जी वांट टू यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉर स्नैचिंग। नहीं, गांधी जी सिर्फ राइट टू फ्री स्पीच की डिमांड कर रहे थे। ठीक है, तो बिल्कुल दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है।
देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में। इंडिविजुअल सत्याग्रह वो किसकी वजह से आता है? अगस्त ऑफर के रिटेलिएशन में आता है, क्योंकि अगस्त ऑफर को किसी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। एम क्या रहता है? राइट टू स्पीच को अफर्म करना और प्रमोट करना। अनदर ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंडिविजुअल सत्याग्रह का? मैसेज डालना पूरे वर्ल्ड में कि इंडिया जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को। आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ब्रिटिश इंडिया को इंक्लूड कर लिया गया था, जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया, तो क्या होता है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग भी कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि उनका क्या डिमांड रहता है कि पहले हमें इंडिपेंडेंट दे दो, उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे वॉर में, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिश होते हैं वो इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th है, which of the following statement about क्रिप्स मिशन इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है क्रिप्स मिशन के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है, हमें बताना है। इन मार्च 1942 क्रिप्स परसुएडेड वॉर कैबिनेट टू एग्री टू अ ड्राफ्ट डिक्लेरेशन। जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल रिप्रेजेंटेड कांग्रेस टू नेगोशिएट विद द मिशन। It was not accepted by the Congress. The mission offered formation of constitution making body after the war. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि मार्च में 1942 में क्रिप्स जो है परसुएड करता है वॉर कैबिनेट को टू एग्री टू अ ड्राफ्ट डिक्लेरेशन। बिल्कुल सही बात है। जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल रिप्रेजेंट करते हैं कांग्रेस टू नेगोशिएट विद द मिशन। नहीं, और सर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते हैं, वहाँ पर होते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सॉरी माय मिस्टेक, अबुल कलाम आज़ाद जो थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कांग्रेस को टू नेगोशिएट विद द मिशन। तो इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट सेकंड है वो रॉन्ग हो जाता है। इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस। बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, क्योंकि जो क्रिप्स मिशन होता है वो डोमिनियन स्टेटस की मतलब वो बोल रही थी कि हम डोमिनियन स्टेटस आपको देंगे, लेकिन अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था, अब हमें पूरी आज़ादी चाहिए थी। द मिशन ऑफर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी आफ्टर द वॉर। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा जो बी है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। क्रिप्स मिशन एज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कांग्रेस को निगोशिएट करने के लिए क्रिप्स मिशन को, और मिशन सेंड किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1942 में सिक्योर करने के लिए कि जो इंडियंस हैं वो अपना फुल कोऑपरेशन दे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और इसके बदले में उन्होंने ऑफर दिया था कि वो इंडियन यूनियन को डोमिनियन स्टेटस देंगे और बॉडी चार्ज विद द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उनको चार्ज दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन मेक करने के लिए। इट वॉज रिजेक्ट बाय द कांग्रेस, और इसको रिजेक्ट कर देता है कांग्रेस को, तो मुस्लिम लीग के द्वारा भी रिजेक्ट कर देता है। मुस्लिम लीग इस बात पर रिजेक्ट कर देती है क्योंकि मुस्लिम लीग का डिमांड रहता है कि अब उनको 2 नेशन चाहिए, ठीक है, और इसमें 2 नेशन थ्योरी की बात नहीं की गई थी। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर डिड कांग्रेस कमिटी मीट टू पास द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑन 8 अगस्त 1942। तो कहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो मीट करती है पास करने के लिए क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, जो कि 8 अगस्त 1942 को पास किया गया था, वो होता है बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो होती है वो मीट करती है टू पास द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में। और बॉम्बे सेशन में क्या होता है, ऑल इंडिया कांग्रेस जो कमेटी होती है वो उसमें क्या होता है, गांधी जी इंट्रोड्यूस करते हैं रेजोल्यूशन टू बिगिन अ क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन का रेजोल्यूशन जो है वो पास किया जाता है गांधी जी के द्वारा, और गांधी जी इस मीटिंग में ही ये स्लोगन देते हैं, करो या मरो, डू और डाई। 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट was launched in the year 1942. Mahatma Gandhi gave the slogan do or die in this moment. Communication and railways lines were dismantled. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था 1942 में। महात्मा गांधी ने स्लोगन दिया था डू और डाई इन दिस मोमेंट, और कम्युनिकेशन एंड रेलवे लाइंस को डिसमेंटल्ड कर दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और इसके एक एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं।
क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था 1942 में, और ये मोस्ट पावरफुल मूवमेंट था और लास्ट मूवमेंट था जो कि गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट खासियत था कि एक हाईली मास मूवमेंट था, पैन इंडिया मूवमेंट था। अक्रॉस इंडिया के जो पीपल्स थे इस मूवमेंट में पार्ट लिए थे और सपोर्ट किए थे किसको? इंडियन नेशनलिज्म को, अप्रूव करने के लिए ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1942 में गांधी जी एक स्पीच देते हैं और उसमें वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं डू और डाई का नारा देते हैं और पीपल्स को बोलते हैं कि ये फाइनल पुश है ब्रिटिश इंडिया को भगाने का। और इसीलिए डिसेप्शन हो जाता है कम्युनिकेशन एंड रेलवेज का, फॉर्मेशन ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट होती है। बलिया में चित्तू पांडे के अंतर्गत, मिदनापुर में होते हैं, शतारा में पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन बिलो अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस इन विच द पैरेलल गवर्नमेंट वेर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। अभी मैंने जस्ट बताया कि कहाँ कहाँ पे एस्टेब्लिश होता है, तो 3 जगह पे हुआ था। मिदनापुर जो कि बंगाल में है, बलिया जो कि यूपी में है, सतारा कहाँ पर है बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। तो ये 3 जगह पे एस्टेब्लिश होता है किस चीज़ का? पैरेलल गवर्नमेंट का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो 3 जगह पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होते हैं, बलिया, चित्तू पांडे के अंतर्गत, और उनको क्या होता है? ही गॉट मेनी कांग्रेस लीडर्स रिलीज्ड। तमलुक जो कि मिदनापुर बंगाल में पड़ता है, और विच अंडरटुक साइक्लोन रिलीफ वर्क, सैंक्शन ग्रांट टू द स्कूल, सप्लाइड पैडी फ्रॉम द रिच टू द पुअर। तो जो बलिया में बनता है पैरेलल गवर्नमेंट, उनका मेन रोल क्या रहता है कि बहुत सारे जो कांग्रेस लीडर्स होते हैं उनको रिलीज करवाते हैं। तमलुक जो कि वेस्ट बंगाल में बनता है, वो कौन से कार्य करते हैं? वो साइक्लोन रिलीफ देते हैं, सैंक्शन करते हैं ग्रांट्स स्कूल्स के लिए, सप्लाई करते हैं पैडी फ्रॉम द रिच टू द पुअर, ऑर्गेनाइज करते हैं विद्युत वाहिनीज। सतारा जो कि महाराष्ट्र में होता है और इसको प्रति सरकार भी कहते हैं, और इसमें के जो लीडर्स होते हैं वो वाई बी चौहान, नाना पाटिल इत्यादि होते हैं। और इनका क्या, ये मेन रोल इनका क्या होता है? विलेज लाइब्रेरीज को बनाना, न्याय दान मंडल्स को ऑर्गेनाइज करना, प्रोहिबिशन कैंपेन कैरिड किया गया था, और गांधी मैरिज को ऑर्गेनाइज किया गया था। ये सारी चीजें हुई थी पैरेलल गवर्नमेंट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 11th नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। In 1941, he left country to head towards Germany. He reached the आजाद हिंद फौज। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो हमने देखा था कि 1939 में क्या होता है, त्रिपुरा सेशन में जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं वो रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाना, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी बन जाते हैं और गांधी जी को ये पसंद नहीं आता। पसंद नहीं आने की वजह से वो रिजाइन कर देते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। 1941 में क्या होते हैं कि वो कंट्री को छोड़ देते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं? जर्मनी, और वो आज़ाद हिंद फौज को रेस करते हैं। दोनों ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में। तो जनवरी 1941 में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं वो सीक्रेटली लेफ्ट कर देते हैं कैलकाटा को। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस का जो होम टाउन रहता है वो कैलकाटा रहता है। चले जाते हैं वो सिंगापुर भाया जर्मनी और रेस करते हैं आज़ाद हिंद फौज, जिसको इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं, INA इंडियन नेशनल आर्मी। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी 1943 से 1945 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर वाज द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आज़ाद हिंद फॉर्म्ड। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट कहाँ पे बनता है इंडिपेंडेंट इंडिया का, आज़ाद हिंद फौज का, सॉरी आज़ाद हिंद का, तो ये हमें बताना है। तो वो होता है आपका सिंगापुर में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और क्रिएट होता है अक्टूबर 1943 में, सपोर्टेड बाय एज वेल एज लार्जली डिपेंडेंट द एम्पायर ऑफ द जापान। तो ये जापान के द्वारा काफ़ी सपोर्ट किए थे। सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं वो चीफ होते हैं आज़ाद हिंद फौज के। ध्यान में रखना है, इंडिपेंडेंट इंडिया ना INA इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 13th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, ये हमें बताना है। क्विट इंडिया मूवमेंट, कैबिनेट मिशन प्लान, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो कौन सा मैच नहीं है? अभी हमने जस्ट देखा था कि इंडिविजुअल सत्याग्रह जो होता है वो 1940 में होता है, इन द रिटेलिएशन ऑफ द ऑगस्ट ऑफर। ठीक है,
जिसको कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था, और इसका डिमांड क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई थी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होता है वो 1943 में होता है। कैबिनेट मिशन प्लान जो आता है 1946 में आता है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में होता है अगेंस्ट द क्रिप्स मिशन। 14th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द फेमस इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर हु वर पुट ऑन ट्रायल इन रेड फोर्ट एट दिल्ली। तो वो कौन कौन से इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स थे जिनको ट्रायल दिया गया था रेड फोर्ट पर न्यू दिल्ली में? तो हमें बताना है नवाज खान, लक्ष्मी सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और प्रेम सहगल। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा है जो है ऑप्शन हमारा सही है। नवाज खान बिल्कुल सही बात है, गुरबख्श सिंह ढिल्लन ये भी सही बात है, प्रेम सहगल ये भी सही बात है, लेकिन लक्ष्मी सहगल नहीं थे। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इंडियन नेशनल आर्मी का जो ट्रायल हुआ था रेड फोर्ट दिल्ली में हुआ था, और इसको कहा जाता है INA ट्रायल और रेड फोर्ट ट्रायल भी कहते हैं। और इसमें क्या हो गया था, कोर्ट मार्शल किया गया था जो नंबर ऑफ ऑफिसर्स थे किसके, इंडियन नेशनल आर्मी को। तो कोर्ट मार्शल दिया गया था नवंबर 1945 से मई 1946 तक ये चला था, जिसमें उनको बहुत सारे चार्ज में ये ट्रायल दिया गया था। कोर्ट मार्शल दिया ट्रेजन, टॉर्चर, मर्डर, अबेटमेंट टू मर्डर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और कौन कौन थे इसमें, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और मेजर शाहनवाज खान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी एक्चुअली वो पेज थोड़ा सा ना वो प्रिंट मतलब ये नहीं हुआ था, क्लिक नहीं हुआ था, तो इसलिए मुझे उसको डायरेक्ट क्लिक करना पड़ा था, इसलिए थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी टुक प्लेस। तो RIN का स्टेब्लिशमेंट कब होता है ये हमें बताना है। तो RIN का स्टेब्लिशमेंट जो होता है वो 1946 में होता है। ठीक है, कहाँ पर होते हैं, 1946 में होते हैं बॉम्बे, जिसको हम मुंबई भी कहते हैं। फरवरी 1946 में होते हैं, जिसमें 1100 जो रॉयल इंडियन नेवी होते हैं, रेटिंग्स ऑफ द HMIS तलवार वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं और वो प्रोटेस्ट करते हैं किसके, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो नेवी के साथ हो रही थी, और डिमांड कर रहे थे वो इक्वल पे जो कि वाइट सोल्जर्स को मिल रहा था। ठीक है, और अच्छा फूड की भी वो डिमांड कर रहे थे। INA ट्रायल होता है और यूज ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन इंडोनेशिया। द रिबेलियस रेटिंग होस्टेड द ट्राइकलर, क्रिसेंट एंड हैमर एंड सिकल फ्लैग। जो रिबेलियस होते हैं वो होस्ट करते हैं ट्राइकलर को, क्रिसेंट और हैमर को और सिकल फ्लैग्स को। They had surrendered only when asked to do so by national leader. This mutiny take place for the release of INA prisoner. 16th number question देख लेते हैं। Who among the following has pleaded on the side of the Indian National Army officer in their Red Fort trial? तो वो उनमें से कौन है जिन्होंने प्लीड किया था by the side of the Indian National Army officer Red Fort trials में? तो वो थे तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। वो साइड लेते हैं किसका, इंडियन नेशनल आर्मी का, जो ट्रायल पे जाते हैं, रेड फोर्ट ट्रायल जिनको कहा जाता है, अभी हमने जस्ट देखा पिछले क्लास मतलब पिछले पेज में। अंडर दिस द इमेंस पब्लिक प्रेशर एंड सब्सिक्वेंट रिवोल्ट इन रॉयल इंडियन नेवी कंपेल्ड द ब्रिटिशर टू नॉट गिव द डेथ सेंटेंस। तो आपको पता है INA ट्रायल चल रहा था, जिनको रेड फोर्ट ट्रायल भी कहते हैं। वो किसके ऊपर चल रहा था, प्रेम सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लन। उनके ऊपर काफ़ी सारे चार्जेस लगे हुए थे, ट्रेजन का चार्ज, मर्डर का चार्जेस लगा हुआ था, जो भी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। ठीक है, और उसी के अगेंस्ट में वो ट्रायल स्टार्ट होता है और सपोर्ट करते हैं कौन, तेज बहादुर सप्रू जी। और काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, पब्लिक का प्रेशर होता है, और रॉयल इंडियन नेवी का जो ये होता है म्यूटिनी होते हैं वो भी होते हैं। और इसके साथ ही क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो उनको डेथ सेंटेंस नहीं देते हैं, किनको, प्रेम सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लन को। 17th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाई। तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है वो किन के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था ये हमें बताना है। तो वो ड्राफ्ट किया गया था सिकंदर हयात खान के द्वारा, जो कि पंजाब प्रीमायर और लीडर थे किसके, यूनियनिस्ट पार्टी के। तो ध्यान रखेंगे कि पंजाब प्रीमायर और लीडर थे यूनियनिस्ट पार्टी के सिकंदर हयात खान, उनके द्वारा पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया गया था। और ये प्रेजेंट होता है 23 मार्च 1940 को। तो कब होता है, 1940 23 मार्च को होता है। और इसमें क्या होता है, डिमांड किया जाता है ऑटोनॉमी फॉर द मुस्लिम स्टेट्स।
मेनली जो मेजोरिटी एरियाज वाले होते हैं उनका, ठीक है। In fact, Sikandar Hayat Khan reiterated his plea for a loose confederation with considerable autonomy for the United Confederation Unit. और वो क्या बोलते हैं, लूज फेडरेशन की डिमांड भी करते हैं पाकिस्तान रेजोल्यूशन के डिमांड के साथ। 18th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। इट रिकमेंडेड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, इट इनलार्ज द पावर ऑफ इंडियन कोर्ट्स, इट प्रोवाइडेड फॉर इंडियंस इन मोर इंडियंस इन ICS। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि वो रिकमेंड करता है फेडरल गवर्नमेंट को। इट इनलार्ज द पावर ऑफ इंडियन कोर्ट्स, नो, एंड प्रोवाइडेड फॉर मोर इंडियंस इन ICS, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि स्टेटमेंट सिर्फ फर्स्ट ही सही है। इट ऑल्सो सजेस्टेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज एंड प्रिंसली स्टेट। तो ये चीज़ बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्ल्ड वॉर के बाद जो बनेगा उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो प्रोविंशियल असेंबलीज और प्रिंसली स्टेट से भी बिलोंग करेंगे, और सारे प्रोविंस जो होंगे उनको सीट उनके प्रोपोर्शन, मतलब जो उनका पॉपुलेशन होगा उसके प्रोपोर्शन में उनको सीट दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होगा उसमें 293 मेंबर्स होंगे, कहाँ से, ब्रिटिश प्रोविंस से, और 93 मेंबर्स होंगे प्रिंसली स्टेट से एंड फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंस से। 19th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कैबिनेट मिशन प्लान रिकमेंडेड अ 2-tier फेडरेशन, इट रिकमेंडेड फॉर ग्रुपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबलीज इनटू 3 sections while electing constituent assembly. Initially all the major party accepted this plan. तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान जो होते हैं वो कॉन्फेडरेशन की बात तो करता है, लेकिन 2-tier नहीं 3-tier कॉन्फेडरेशन की बात करता है, वो भी लूजली कॉन्फेडरेशन की बात करता है। तो इसलिए हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाता है। हाँ, ये रिकमेंड करता है ग्रुपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबली 3 सेक्शन में और इलेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। तो प्रोविंशियल असेंबली को 3 सेक्शन में और इलेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या करता है, ग्रुपिंग करने के लिए करता है, और इसको एक्सेप्ट कर ले देते हैं ऑल मेजर पार्टीज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि 2 और 3 जो है वो दोनों ही राइट है। कैबिनेट मिशन प्लान जो होता है वो क्लेमेंट एटली जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कहाँ पर, ब्रिटेन में 1946 में आता है, और रिकमेंड करता है प्रोविंशियल एग्जिस्टिंग जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उनको 3 ग्रुप में पार्ट करने के लिए, और इलेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ग्रुप में, जैसे कि सेक्शन ए फॉर द हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस, सेक्शन बी और सी फॉर द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग असम। मुस्लिम लीग withdrew its acceptance of the long-term plan on July 29, 1946 and gave a call of direct action. और इनिशियली इसको ऑल पार्टीज एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ये जो एग्रीमेंट होता है वो काफ़ी छोटे पीरियड के लिए होता है, क्योंकि ये म्यूचुअली अपोज इंटरप्रिटेशन पे होता है। मुस्लिम लीग विड्रॉ कर लेती है और एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ 29 जुलाई 1946, और वो क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्शन की बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द इंटरिम गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इंटरिम गवर्नमेंट के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इट वॉज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1945, इट वॉज ऑल्सो ज्वाइंड बाय द मुस्लिम लीग, ऑल ऑफ द एबव। हमें बताना है इंटरिम गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो बिल्कुल पहला तो बिल्कुल सही है कि ये हेड किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और ये 1945 में इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, और ये ज्वाइन किया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा, ये बिल्कुल सही बात है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है वो फॉर्म होती है 1946 में, ठीक है। 2 सितंबर 1946 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, और इसके कुछ मिनिस्टर्स जैसे यहाँ लिखे हुए हैं, पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्टली कि इंटरिम गवर्नमेंट के कौन कौन से मिनिस्टर के कौन कौन सा पद दिया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उनको कौन कौन सा अफेयर्स दिया गया था, जैसे कि होम अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का अफेयर्स जो दिया गया था वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, डिफेंस अफेयर दिया गया था बलदेव सिंह को, सर जॉन मथाई को इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज का, CH भाभा का वर्क्स माइंस एंड पावर्स का, असफ अली को रेलवेज का, जगजीवन राम को लेबर का, राजेंद्र प्रसाद को एग्रीकल्चर एंड फूड का दिया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द क्लेमेंट एटली अनाउंसमेंट। तो क्लेमेंट एटली के अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ही डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश वुड क्विट इंडिया बाय जून 1948। ही अनाउंस द डिक्लेरेशन इन द ईयर 1946। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि वो अनाउंस करता है कि वो इंडिया को जून 1948 तक छोड़ देंगे। ही अनाउंस दिस डिक्लेरेशन 1946 नहीं, एक्चुअली 1947 20 फरवरी को। तो 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के होते हैं क्लेमेंट एटली, वो अनाउंस करते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ ब्रिटिश के कि वो इंडिया को ट्रांसफ़र कर देंगे पावर रिस्पॉन्सिबल हैंड में, और जून 1948 तक ये हो जाएगा। और दिस आइडिया वॉज दैट इंडिया शुड सेटल देयर इश्यूज बिफोर दैट, और इंडिया अपनी सेटल जो है इशू वो पहले कर ले। और अनाउंस करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन एज अ वाइसराय। उसके पहले लॉर्ड वेवल थे। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट एंड चूज द करेक्ट कोड। तो हमें मैच करना है, करेक्ट कोड से बताना है कौन किससे करेक्टेड है। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 हमें पता है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1948। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन 1942। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर राइट। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो लॉन्च करती है 1940 में, ये हमने कई बार देख लिया है, और गांधी जी इसके लीडर होते हैं। 15 जून 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स जो होती है वो पास कर देते हैं किसको, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को। और माउंटबेटन प्लान जो होता है वो क्या करता है, इंडिया को 2 डोमिनियन में बांट देता है, इंडिया और पाकिस्तान। क्रिप्स मिशन 1942 में आती है, और उसके बाद जो डोमिनियन स्टेटस के डिमांड बोलती है कि आफ्टर वॉर डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा इंडिया को। नेशनल प्लानिंग कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1938 में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू होते हैं। सुभाष चंद्र बोस उस टाइम पे कौन होते हैं, INC के प्रेसिडेंट होते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच पार्टी गेव ए कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन, विच डेट वॉज चोजन एज अ डायरेक्ट एक्शन डे। तो अभी हमने जस्ट देखा कि वो डायरेक्ट एक्शन डे जो मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, और उन्होंने एक्सेप्ट, पहले तो उन्होंने कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लिया था, फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। और 16 अगस्त 1946 को वो डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। और डायरेक्ट एक्शन में क्या बनाते हैं कि वो मुस्लिम जो सारे कंट्री में हैं उनको सस्पेंड करने के लिए बोलते हैं, सारे बिजनेसेस को, और प्रेशर डालने की बात करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, मुस्लिम लीग की डिमांड की कि वो कंट्री को डिवाइड करें। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज इंडिपेंडेंस आर करेक्ट। इंडिया के इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, और इस तरीके से हमें आज़ादी मिल जाती है। द फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पावर ऑन द 15 अगस्त 1947 हेराल्डिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस वॉज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड माउंटबेटन। Mahatma Gandhi was not present at the festivities on the capital on the 15 अगस्त 1947। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। महात्मा गांधी प्रेजेंट नहीं होते हैं जो भी फेस्टिविटीज़ मनाया जाता है ऑन द कैपिटल, इन द कैपिटल 15 अगस्त को, क्योंकि एक और चीज़ हम फेस कर रहे थे, पार्टीशन, और पार्टीशन ने लीड किया था काफ़ी ब्लड सेड। ठीक है, तो बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ट्रांसफर ऑफ पावर फाइनली जो ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उस टाइम का वाइसराय होते हैं, 15 अगस्त 1947 को। महात्मा गांधी प्रेजेंट नहीं होते हैं कैपिटल में जब हमें आज़ादी के खुशी में हम फेस्टिवल मना रहे होते हैं, वो बंगाल में होते हैं, और बंगाल इस टाइम क्या हो रहा था, मासिव पार्टीशन को फेस कर रहा था, और राइट्स चल रहे थे वहाँ पे। ठीक है, ही स्टेड इन द स्टेट टू सेव थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम बीइंग स्लॉटर इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे गवर्नर और वाइसराय के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को। थैंक यू सो मच, बाय।